वर्ड्स याद करने का बहुत ही अच्छा सा तरीका बता रहा हूं कि किसी भी वर्ड को याद करना हो तो उस वर्ड को या पहले तो उसका पढ़ो, उसके बाद उसकी हिंदी समझ लो, और हिंदी समझने के बाद आंख बंद करके उस वर्ड की फिगर को इमेजिन कर लो। जैसे आपने पढ़ा ट्री, ट्री माने पेड़, तो पेड़ की जो फिगर है उस पेड़ के फिगर को इमेजिन कर लो, और जैसे ही विजुअलाइजेशन आपके दिमाग में घूमा उस वर्ड का 90% वर्ड आपके दिमाग में तुरंत बैठ जाएगा जाकर कि ये वर्ड इसी अर्थ के लिए यूज होता है। क्लियर? गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाजिर हूं अपनी एक नई क्लास के साथ। आज की क्लास मेरी सिंथेसिस की है। सिंथेसिस की ये लास्ट क्लास है जिसके अंतर्गत मैं आज आपको एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास इनका यूज करके आपको सेंटेंस को जोड़ना सिखाऊंगा। जो मेरे रेगुलर व्यूअर हैं उनको तो ये पता ही होगा कि सिंथेसिस की क्लास आज कई दिनों से चल रही है। सिंथेसिस के वीडियो लेक्चर में आप कई दिनों से देता आ रहा हूं। तो मैंने आपको सिंपल सेंटेंस को जोड़ना सिखाया, कई सारे वीडियो लेक्चर आए, उसके बाद कंपाउंड सेंटेंस को जोड़ना सिखाया। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में नाउन क्लॉज का यूज करके सेंटेंस को जोड़ना सिखाया है। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास इन दोनों जो का यूज करके सेंटेंस को जोड़ना सिखाऊंगा। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और इसमें हर चीज मैं आपको एकदम डिटेल में बताने वाला हूं। तो वीडियो में आखिरी तक जरूर बने रहिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन्होंने अभी तक मेरे वीडियो को नहीं देखा है ऊपर आई बटन पर पूरी प्लेलिस्ट के लिंक है, वहां जाके आप उसे देख सकते हैं। तो ज्यादा देर ना करते हुए चलते अपनी क्लास की तरफ। एडजेक्टिव क्लास, जिसका एक वीडियो लेक्चर मैं आपको ट्रांसलेशन के रूप में पहले ही दे चुका हूं, तो आज उसी से रिलेटेड हम लोग जो ग्रामर पोर्शन का सिंथेसिस होगा उसमें सब वाक्यों का संयोजन करना सीखेंगे। तो एडजेक्टिव क्लास में आप लोगों को मैंने पहले ही बता रखा है कि एडजेक्टिव क्लास सेंटेंस में एज ए एडजेक्टिव का वर्क करता है, और ये उसी सेंटेंस की विशेषता बताता, जो इसका एंटीसीडेंट होता है ये उसी की विशेषता बताता है। एंटीसीडेंट का मतलब जो सेंटेंस में पहले आ जाता है, जो इसका पूर्ववर्ती होता है। एंटीसीडेंट का मतलब होता है पूर्ववर्ती। यहां पे देख लीजिए, इसको लिख लीजिए एंटीसीडेंट। इसको हम लोग हिंदी में पूर्ववर्ती कहते हैं। अर्थ जान के रखिए जिससे यह आसान होगा समझने में। तो एडजेक्टिव होगा यह अपने एंटीसीडेंट की विशेषता बताएगा। तो इसका थोड़ा सा थ्योरी में लिख देता हूं, तब मैं इसको और अच्छे समझाता हूं आपको। तो यहां देखिए कि ये थ्योरी लिख दी है मैंने कि एडजेक्टिव क्लास सदैव सेंटेंस में एडजेक्टिव का कार्य करता है। ये मेरे पहले वीडियो लेक्चर में भी आप देख चुके होंगे कि इसमें मैंने ये चीज़ बताई कि ये सेंटेंस में एज ए एडजेक्टिव का वर्क करता है, और ये उसकी विशेषता बताता है, उसके अर्थ को विस्तारित करता है जो नाउन इसके कंजक्शन से तुरंत पूर्व आया होगा, इसके पहले आया होगा। अर्थात ये एंटीसीडेंट जो होता है ये उस नाउन को कहते हैं जो एडजेक्टिव क्लास को शुरू करने वाले कंजक्शन से ठीक पहले आता है। और एडजेक्टिव क्लास का जो कंजक्शन होता है हमारा, वो या तो रिलेटिव प्रोनाउन होता है और या तो रिलेटिव एडवर्ब होता है। और रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब, इसका जो नंबर होता है, इसका जो जेंडर होता है, ये अपने एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग ही होता है। अर्थात ये ध्यान रखिए कि एंटीसीडेंट यानी जो पूर्ववर्ती वाक्य होगा एडजेक्टिव क्लास का, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसके बाद का कंजक्शन, चाहे वो रिलेटिव प्रोनाउन हो चाहे वो रिलेटिव एडवर्ब हो, उसको यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे वो मैं आपको लिख के बता देता हूँ। तो यहाँ देखिए कि लिखा हुआ है कि जो रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब होते हैं, और इनका नंबर, जेंडर या पर्सन वही रहता है जो इनके एंटीसीडेंट का होता है। क्लियर? अब यहाँ ये जान लीजिए कि इसका प्रयोग, जो कंजक्शन होते हैं एडजेक्टिव क्लास के, कंजक्शन का प्रयोग उसके पूर्ववर्ती सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, उससे अलग नहीं होना चाहिए। और एक बात और ध्यान रखिए कि कभी भी जो पूर्ववर्ती सेंटेंस जो हमारे सामने आता है और एडजेक्टिव क्लास की जो कंजक्शन होती है, इन कंजक्शन और उस सेंटेंस के बीच में कोई और शब्द यूज नहीं किया जाता है। अब ये जो हमारे नाउन आते हैं इसके अकॉर्डिंग जो कंजक्शन यूज़ किए जाते हैं, ये क्या होते हैं, इसको मैं अपने पहले पुराने वीडियो लेक्चर में आपको लिखा चुका हूँ, लेकिन फिर से उसका आपको क्विक रिव्यू दे दूंगा जिससे आपको वो परेशानी ना हो। तो पहले इस थ्योरी को नोट कर लीजिए, उसके बाद कंजक्शन को हम लिखे दे रहे हैं जिससे कि वो आपको आसान हो जाए लिखने में। तो ये कुछ कंजक्शन मैंने आपके सामने लिखे हैं जिसका जो एंटीसीडेंट होता है वो क्या है, यहाँ सामने लिखा है। जैसे हु, हुम, हुज, ये लिविंग बीइंग के लिए लगता है। विच नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के लिए लगता है। दैट, ऑल या थिंग या सुपरलेटिव या कंपैरेटिव डिग्री के लिए दैट का यूज होता है। एज जो होगा सम या सच के बाद आएगा, या फिर बट जो होगा नोबडी, नो पर्सन एंड नन के लिए आएगा। वेयर होगा प्लस डिनोटिंग वर्ड अगर होगा। व्हेन होगा टाइम डिनोटिंग वर्ड। व्हाई, रीजन और हाउ, मेथड।
इसको मैंने विस्तार से अपने पूरे पहले वाले वीडियो लेक्चर में बता रखा। अगर आप ठीक से समझना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पे उस वीडियो का लिंक मिलेगा, वहां जाके आप उसे देख सकते हैं। तो विस्तार से मैंने उसमें बता रखा है और आप उसे देखकर वहां से सीख लीजिए। लेकिन ये इन कंजक्शन को नोट कर लीजिए, जिसमें मैंने आपको क्विक रिव्यू दिया है जिससे आपको सेंटेंस जोड़ने में आसानी होगी। तो पहले सेंटेंस को नोट कर लीजिए और फिर आगे बढ़ के इसके कुछ हम सेंटेंस लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, जिससे आपको आसान से समझ में आ जाए। चलिए अब इन सेंटेंस को कंबाइन करते हैं। जिन्होंने मेरे इससे पहले का वीडियो लेक्चर देख चुका, जिसमें मैंने ट्रांसलेशन पेज पे सब कुछ बताया था, तो वो सेंटेंस तो फटाफट कंबाइन कर लेंगे। लेकिन जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है उनके लिए बताना चाहूंगा कि यहाँ देखिए कि इसका जो पूर्ववर्ती वाक्य है ये एक लिविंग बीइंग है, मतलब एक जीवित चीज है। इसके लिए आपको मैंने क्या बताया, हु का प्रयोग कीजिए। तो ही इज माई ब्रदर, हु सेल्स कैप्स। क्लियर कि हु का प्रयोग करके इसे जोड़ लिया। आई नो द बॉय, आई गेव हिम माई बुक यस्टरडे। मैं उस लड़के को जानता हूं जिसे आया। तो जिसे के लिए क्या बताया है कि आप हुम का यूज कीजिए। इस वीडियो लेक्चर में मैंने उसका अर्थ नहीं बताया था, पुराने वाले वीडियो लेक्चर में, इससे पहले वाले में जो ऊपर आई बटन पे लिंक है उसमें मैंने एक एक कंजक्शन का अर्थ लिखाया था। तो जिसे का अर्थ है तो इसमें हुम का यूज कीजिए कि यह हो जाएगा दे नो the boy whom I gave my book yesterday. Clear? अब ये this is the boy, his mother has died. ये लड़का है जिसकी मां मर गई, whose mother, उसकी मां मर गई। तो जिसकी का यूज होगा तो यहां क्या आ जाएगा कि this is the boy whose mother has died. Clear? अब ये here is a tree, it was sold 50 rupees। अब देखिए कि which का क्या है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के लिए बताया था। तो ये ट्री जो है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, एज ए ऑब्जेक्ट जो बिकता है पेड़, वो कटा हुआ पेड़ है। अभी आप लोगों को साइंस में मत जाइए, साइंस में तो पेड़ों को ट्री को लिविंग बीइंग बताया गया है, लेकिन यहाँ कहा गया है कि 50 रुपए में बिकेगा, तो अर्थात पेड़ कटा हुआ है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में है। तो इसीलिए यहाँ पे विच का यूज करेंगे। तो क्या होगा, तो यहां हो जाएगा कि हेयर इज अ ट्री विच वॉज सोल्ड फॉर 50 रुपीज। 50 रुपीज। क्लियर? तो ये 4 सेंटेंस एग्जांपल से आपके लिए लिख दिए हैं, तो इन्हें आप नोट कर लीजिए। फिर और कुछ एग्जांपल लेता हूं, इससे और कंजक्शन आपको यूज करना आसान हो जाएगा। तो यहां देखिए कि कुछ और एग्जांपल लिया है कि दिस इज द बेस्ट आई कैन डू फॉर हिम। अब यहां पे बताइए कि आप कौन सा कंजक्शन यूज करेंगे। चार्ट देखिए, उसमें क्या बताया है कि सुपरलेटिव डिग्री या कंपैरेटिव डिग्री आ रही है तो आप दैट का यूज कीजिए। तो यहां पे देखिए कि द बेस्ट अर्थात सुपरलेटिव डिग्री आ रही है, तो यहां पे हम लोगों को दैट का यूज करना है। यहां पे कर देंगे दिस इज द बेस्ट दैट आई कैन डू फॉर हिम। आई कैन डू फॉर हिम। क्लियर? अब मोहन इज सच ए गुड मैन, ही मे हेल्प मी। ही मे हेल्प मी, तो यहां इसका क्या हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा कि मोहन इज सच ए गुड मैन, मोहन एक अच्छा आदमी है, ही मे हेल्प मी, वो मेरी मदद करेगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा कि मोहन एक अच्छा आदमी है जिसने मेरी मदद की है, जो मेरी मदद करेगा, जिसने या जो या जिसको, तो इसके लिए हम यहां पे एज का यूज करेंगे। तो यहां हो जाएगा मोहन इज सच अ गुड मैन एज मे हेल्प मी। क्लियर? यहां पे हो गया। अब यहां देयर इज नो पर्सन ही डज नॉट लव हिज, जोड़ेंगे तो क्या बनेगा कि कोई आदमी नहीं है जो अपने देश से प्यार नहीं करता, जिसने अपने देश से प्यार नहीं किया। तो यहां जो या जिसने के लिए आप लोग क्या यूज करेंगे, बट का यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा देयर इज नो पर्सन बट लव हिज कंट्री। क्लियर? तो अब आ जाते हैं हम लोगों को, अभी
यहां पे अगला देखते हैं, दिस इज द हाउस ही वॉज बॉर्न हियर। अब यहां क्या बताया है कि समय प्लेस डिनोटिंग वर्ड है, स्थान डिनोटिंग वर्ड है, तो हम लोग क्या करेंगे, वेयर का यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, दिस इज द हाउस वेयर ही वॉज बॉर्न। क्लियर, देयर का हमने यहां से हटा दिया। जिन्होंने अभी तक पहला वीडियो नहीं देखा, देख जरूर लें, क्योंकि उसके बगैर ये इनकम्प्लीट है, ये जल्दी समझ में नहीं आएगा। तो इसके पहले वाला वीडियो जाकर जरूर देख लें, क्योंकि उसमें मैंने ट्रांसलेशन बेस सब कुछ बताया, और ट्रांसलेशन बेस एक बार आपके दिमाग में दिया गया तो ये भी बहुत आसानी से आपके दिमाग में आ जाएगा। तो चलिए इन एग्जांपल्स को नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और एडवर्ब क्लास को जोड़कर देखते हैं कि एडवर्ब क्लास का यूज करके सेंटेंस किस प्रकार से जोड़ा जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि इस एडजेक्टिव क्लास के सेंटेंस को जो मैंने कंजक्शन का यूज करके आपको बताया है, इसे आपने जोड़ना सीख लिया होगा और प्रैक्टिस करेंगे। एक बात ये मान के चलिए कि जितना भी रूल मैं आपको लिखा देता हूं, यदि आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो भूल जाएंगे, निश्चित ही भूल जाएंगे। तो ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं, फिर बता रहा हूं कि जितना भी आप पढ़ के रखें, चाहे वो क्लास में पढ़ें, चाहे वो यहाँ वीडियो से आके पढ़ रहे हो, चाहे किसी भी टीचर से पास जाके पढ़ रहे हो, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते उसकी घूमकर, तो आप पक्का उसको दूसरे दिन ही भूल जाएंगे। लेकिन रेगुलर प्रैक्टिस करते रहने से ही आपको वो चीज हमेशा याद रह पाएगी। और एक और इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, वो कहते हैं कि मुझे वर्ड्स नहीं याद होते। वर्ड्स याद करने का बहुत ही अच्छा सा तरीका बता रहा हूं कि किसी भी वर्ड को याद करना हो तो उस वर्ड को पहले तो उसका पढ़ो, उसके बाद उसकी हिंदी समझ लो, और हिंदी समझने के बाद आंख बंद करके उस वर्ड की फिगर को इमेजिन कर लो। जैसे आपने पढ़ा ट्री, ट्री माने पेड़, तो पेड़ की जो फिगर है उस पेड़ के फिगर को इमेजिन कर लो, और जैसे ही विजुअलाइजेशन आपके दिमाग में घूमा उस वर्ड का, 90% वर्ड आपके दिमाग में तुरंत बैठ जाएगा जाकर कि ये वर्ड इसी अर्थ के लिए यूज होता है। क्लियर? तो ये एक एडिशनल जानकारी थी, इसे आप हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा। और अब हम चलते हैं अपने एडवर्ब क्लास की तरफ। एडवर्ब क्लास में भी कुछ कंजक्शन का यूज करके उन सेंटेंस को जोड़ा जाता है। तो पहले उन कंजक्शन को मैं लिख देता हूं, फिर एक एक करके एक एक कंजक्शन का मैं अर्थ बताता चलूंगा। तो यहां देखिए कुछ कंजक्शन लिखे हुए हैं। कंजक्शन है जैसे बिफोर माने पहले, आफ्टर माने बाद, टिल माने जब तक। यहां सारे कंजक्शन मैंने आपको एक मीनिंग के साथ दिए हैं, जिससे सेंटेंस को आप जब भी जोड़ना शुरू करें तो कुछ आपके लिए आसानी बनी रहे। जैसे अंटिल माने जब तक की ना, हेन माने जब, सिंस माने जब से, एज सून माने जो ही, नो सूनर दैन माने जो ही। एज सून एज आपको अफर्मेटिव में देखने को मिलेगा, नो सूनर निगेटिव में देखने को मिलेगा। वेयर माने जहां, वेयर एवर माने जहां कहीं, व्हेंस माने जहां से, एज माने जिस तरीके से, अकॉर्डिंग जिस प्रकार से, सिंस माने चूंकि, या इस प्रकार से और भी सारे सेंटेंस है वो जो कंजक्शन है जिसकी मीनिंग मैंने आपको लिख दी है। तो इन कंजक्शन को नोट कर लीजिए। उसके बाद कुछ और कंजक्शन है, 2-4 शब्द, उसे भी लिखकर फिर मैं आपको हर एक कंजक्शन का यूज बताता हूं कि हर एक कंजक्शन कहां यूज किया जाएगा। तो यहां देखिए कुछ कंजक्शन और बचे थे जो मैंने लिख दिए, जैसे दैन माने से या की अपेक्षा, एज माने इतना या जितना, सो एज माने इतना जितना, एज अफर्मेटिव में यूज होता है, सो एज निगेटिव के लिए यूज होता है। दो या ऑल्दो माने यद्यपि। क्लियर? दो या ऑल्दो माने यद्यपि। एनफ, इवन इफ माने चाहे, व्हाइल माने जबकि। ये इतने कंजक्शन थे, इतने कंजक्शन का यूज करके आप सेंटेंस को सिंथेसिस कर सकते हैं। अब इसके साथ कुछ रूल आते हैं कि किस कंजक्शन के साथ कौन कौन से वर्ड्स यूज करने हैं। वो रूल क्या क्या है वो आप लिख देता हूं, आप समझ लीजिए। तो ऐसे ही कुछ रूल ये लिख दिए मैंने, 1-2 रूल है, और इसके बाद भी कुछ और रूल है। पहले देखिए क्या है, अनटिल और अनलेस। अनटिल और अनलेस ऐसे 2 वर्ड है जो अपने आप में निगेटिव वर्ड है, और ये सेंटेंस में जब भी आएंगे तब भी आप उनके साथ नो, नेवर या नॉट, इसका यूज आप नहीं करेंगे। क्लियर? अब आप देखिए नो सूनर का यूज कैसे किया जाता है। नो सूनर का यूज जब भी करना हो तो नो सूनर का प्रयोग कीजिए, उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब लगाइए, और फिर आप सब्जेक्ट लिखिए, और सब्जेक्ट का प्रयोग उसके बाद मेन वर्ब लिखी जाएगी, सब्जेक्ट बाद मेन वर्ब, फिर दैन का यूज करके फिर दूसरी क्लास लिखी जाती है। अर्थात कुछ इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनता है कि नो सूनर के बाद फिर क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है आपको। क्लियर? उसके बाद आपको सब्जेक्ट डाल देना है, और फिर इसके बाद आपको मेन वर्ब यानी वर्ब डाल देनी, जो मेन वर्ब होगी ये डाल देना है। फिर आपको देन का यूज करना है, और इसके बाद आपको सेकंड क्लॉज कंप्लीट, जो सेकंड क्लॉज जैसा होगा वैसा आप लिख देंगे। क्लियर? नो सूनर का यूज आपको कुछ इस स्ट्रक्चर में करना रहेगा।
तो चलिए इन रूल्स को नोट कर लीजिए। इसके बाद कुछ और रूल है जिन्हें मैं लिखा देता हूं। तो यहां देखिए अगला नियम है सो दैट, यानी ताकि का यूज होने पर आपको क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद मे का यूज किया जाता है। जिसे कहा गया कि वर्क हार्ड सो दैट यू मे सक्सेस। क्लियर? यहां देखिए कि सब्जेक्ट के बाद आपको मे या माइट का प्रयोग देखने को मिला। अब अगला नियम लिखता हूं। यहां देखिए अगला नियम है लेस्ट का जब भी प्रयोग किया जाएगा तो सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का यूज किया जाएगा। ऐसे सेंटेंस जब भी आते हैं लेस्ट के यूज के साथ तो ये होते निगेटिव में है, लेकिन इसके साथ नो या नेवर या नॉट का यूज नहीं किया जाता। जैसे एग्जांपल लिया हमने कि वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। मेहनत करो नहीं तो फेल हो जाओगे। नहीं तो शब्द आया तो लेस्ट अपने आप में निगेटिव वर्ड है, और लेस्ट जब भी आएगा सेंटेंस में आपको वहां पे नो नेवर या नॉट का यूज नहीं करना है। क्लियर? अगला रूल देखते हैं क्या है हमारे सामने। तो अगला नियम हमारे सामने आता है कि जब भी सेंटेंस में हमें दो या ऑल दो मिल जाए, यद्यप के रूप में दो या ऑल दो कहीं सेंटेंस में लगाना पड़े, तो वहां पे जो सेंटेंस में हम लोगों को येट का यूज देखने को मिलेगा, वहां पे हम लोग बट का यूज नहीं करेंगे। क्लियर? तो इन रूल्स को नोट कर लीजिए। इसके बाद एक रूल या दो रूल और बचे उन्हें भी लिखा देता हूं, तब आगे बढ़े हम। तो यहां देखिए दो मेजर रूल और थे, इसको मैंने लिखा दिया है कि एज का प्रयोग जब भी हम सेंटेंस में करेंगे वो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। पहले ही मैंने बता दिया था कि जब पॉजिटिव डिग्री के साथ हम लोगों को एडजेक्टिव की एज या सो एज का यूज करना रहता है, और जब सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव में हो तो पॉजिटिव डिग्री के पहले एज उसके बाद भी एज लगा। लेकिन अगर वही सेंटेंस हमारा निगेटिव में है तो पॉजिटिव डिग्री के पहले हम लोग सो लगाएंगे, उसके बाद एज का यूज करेंगे। क्लियर? अब ये देख लीजिए टिल, अनटिल, एज सून एज, इफ, अनलेस, ये ऐसे शब्द है कि जिस भी क्लास के साथ आके लग जाए उस क्लास को आप फ्यूचर में नहीं बना सकते, उस क्लास को आप फ्यूचर में नहीं लिख सकते, फ्यूचर टेंस उस क्लास की नहीं बनाई जा सकती। तो इन वर्ड तो याद रखिए टिल, अनटिल, एज सून एज, इफ, अनलेस, ये वर्ड्स ऐसे हैं जो जब भी किसी क्लास के साथ ऐड होते हैं तो इनकी मीनिंग तो आपको पता ही क्या करना है। तो जब भी ये उस मीनिंग के तहत किसी क्लास से ऐड होते हैं तो उस क्लॉज को आप लोग कभी फ्यूचर में नहीं बना सकते। क्लियर? तो इन दोनों रूल को लिख लीजिए। तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के देखते हैं कि अभी तक मैंने आपको बताया कि कंजक्शन के अर्थ क्या होते हैं और कंजक्शन को कैसे कैसे यूज किया जाता है। ये दोनों रूल आपने लिख लिए। अब आप आगे बढ़िए और देखिए कि कंजक्शन की ग्रुपिंग जो होती है वो किस कैटेगरी के अंतर्गत होती है। जैसे बिफोर, आफ्टर, टिल, अनटिल, व्हेन, सिंस, एज सून एज, ये और फिर नो सूनर देन या व्हाइल, ये सारे जो कंजक्शन होते हैं ये टाइम डिनोटिंग कंजक्शन होते हैं। मतलब किसी भी सेंटेंस में अगर समय की सूचना दी जा रही होगी, टाइम डिनोटिंग वर्ड से आ रहे होंगे, तो वहां पे ऐसे कंजक्शन का यूज करके आप सेंटेंस को कंबाइन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? एग्जांपल है कि ही सॉ अस, ही वेंट अवे इमीडिएटली, उसने मुझे देखा वो तुरंत चला गया। तो यहाँ पे देखिए समय की कहीं ना कहीं समय की सूचना मिल रही है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, नो सूनर डिड ही सी अस देन ही वेंट अवे। क्लियर? तो अब यहां पे आ जाइए अगले ग्रुप की तरफ, वेयर, वेर एवर, वेन्स, वेदर, ये जितने कंजक्शंस है ये प्लेस डिनोटिंग कंजक्शंस है, मतलब स्थान सूचक संयोजक है। इससे स्थान की सूचना मिलती है। एग्जांपल है स्टे एट द प्लेस यू आर। अब यहां द प्लेस आया मतलब स्थान की सूचना मिल रही है, तो इसको आपने क्या किया, वेयर का यूज किया, स्टे वेयर यू आर। क्लियर? अगला ग्रुप हमारे सामने निकल के आता है एज, अकॉर्डिंग एज, ये मेथड डिनोटिंग कंजक्शन है। मेथड मतलब तरीका बताने वाले कंजक्शन है, तरीका बताने वाले संयोजक है। तो इनको क्या करना है, द मैन मे सो मच और लिटिल, दे विल रीड अकॉर्डिंगली। तो इसको जब हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, मैन विल रीड अकॉर्डिंग एज दे शो मच और लिटिल। क्लियर? तो उम्मीद है ये चीज समझ में आ गई होगी। तो इसे नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद और कुछ ग्रुप है उनको भी मैं बता देता हूं। तो याद देखिए कुछ और ग्रुपिंग हमारे सामने थी, बिकॉज, एज, सिंस, ये हमारे जो है रीजन डिनोटिंग कंजक्शन है। रीजन मतलब कारण बताने वाले कंजक्शन। कैसे, ही सक्सीडेड, ही हैड लेबर्ड हार्ड। तो ही सक्सीडेड बिकॉज ही हैड लेबर्ड हार्ड, वो सफल हुआ क्योंकि उसने कठिन परिश्रम किया। तो यहां देखिए कि ये कारण बता रहा है, रीजन बता रहा है। अगला जो ग्रुप हमारे सामने आता है, सो दैट, लेस्ट, ये एम डिनोटिंग कंजक्शन है। एम मतलब उद्देश्य बताने वाले कंजक्शन है। या कई सेंटेंस में अगर उद्देश्य बताने वाले क्लॉज जुड़ी हो तो
तो उसको आप लोग इन वर्ड्स की सहायता से जोड़ेंगे। जैसे क्या, आई लेबर्ड हार्ड, मैंने कठिन परिश्रम किया, आई माइट पास द एग्जामिनेशन, कि मैं परीक्षा पास कर सकूं। तो ये आ गया आई लेबर्ड हार्ड सो दैट, क्योंकि आई माइट पास द एग्जामिनेशन, ताकि मैं परीक्षा पास कर सकूं। मैंने कठिन परिश्रम किया ताकि मैं परीक्षा पास कर सकूं। इफ, अनलेस, इन केस, सपोजिंग दैट, ये वर्ड जो होंगे हमारे कंडीशन डिनोटिंग कंजंक्शन है। कंडीशन मतलब शर्त बताने वाले। अगर किसी सेंटेंस में जो क्लॉज है वो शर्त बता रही होगी, तब आप इन कंजंक्शन का यूज करके उन क्लॉज को जोड़ेंगे। जैसे हो गया, सी वॉज वेरी बिग, सी कुड नॉट स्पीक। तो ये होगा, सी वॉज सो बिग दैट कि सी कुड नॉट स्पीक, वो इतनी कमजोर थी कि बोल नहीं सकती थी। तो यहां पे इसको आपको कंडीशन बताने वाले। तो क्लियर हो गया आपको कि बिकॉज, एज, सिंस आपको कारण बताएंगे, सो दैट, दैट, लेस्ट ये आपको उद्देश्य बताएंगे, इफ, अनलेस, इन केस, सपोजिंग दैट ये आपको शर्त का सूचना देंगे। क्लियर? तो इन्हें नोट कर लीजिए, फिर और कुछ है उसको नोट करा देता हूं मैं आपको। तो ये कुछ और ग्रुपिंग वर्ड है, सो दैट या सच दैट, ये रिजल्ट डिनोटिंग वर्ड कंजंक्शन है। किसी भी सेंटेंस में अगर रिजल्ट परिणाम बताया जा रहा होगा तो आप वहां पे सो दैट या सच दैट का यूज करेंगे। क्लियर? अगर दैट, एज और सो एज, ये इसका यूज वहां पे होगा जब सेंटेंस में कंपैरिजन की जा रही होगी, तुलना की जा रही होगी, तब आप यहां पे उसका एज या सो एज का यूज करेंगे। दो, ऑल्दो, ये जो दो वर्ड्स है ये विरोध सूचक है, यानी एक दूसरे से विरोध अगर कोई सेंटेंस में एक क्लास में कही गई बातों का विरोध दूसरी क्लास में किया जा रहा हो तो आप वहां पे दो या ऑल्दो का यूज करेंगे। क्लियर? एक एग्जांपल लिख दिया है अनलेस का यूज करके, यू मस्ट वर्क हार्डर यू विल फेल, अनलेस यू वर्क हार्डर यू विल फेल। तो इन एग्जांपल को नोट कर लीजिए। और फिर तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का वीडियो लेक्चर समाप्त किया जाता है। और आज के वीडियो के लेक्चर के साथ ही सिंथेसिस टॉपिक जो है पूरी तरह समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं कि सिंथेसिस के अंतर्गत मैंने जितने भी वीडियो लेक्चर दिए हैं उसे आपने देख लिया होगा और समझ लिया होगा। अगर कोई बातें सिंथेसिस में छूटती है, आपको समझ में नहीं आती, या कोई चीज आपको लगता है कि मैंने छोड़ दी, नहीं बताया, तो आप कमेंट बॉक्स में आइए, उसे मुझे बताएं कि सर ये चीज आपने छोड़ दिया चीज या ये चीज मुझे समझ में नहीं आई। मैं आपकी क्वेरी का निश्चित जवाब दूंगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको अच्छे अच्छे कंटेंट मिलते रहते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल, कीप वॉचिंग, कीप रनिंग, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।